नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे घर के पास एक 55 साल का आदमी अपने 3 बेटियों के साथ रहता था। उसकी बड़ी बेटी लगभग 24 साल की होगी, तो छोटी लगभग 15-16 साल की। यह लोग कुछ ही दिन पहले हमारे मोहल्ले में किराए पर रहने आए थे। उन लोगों को देखकर लगता था कि जैसे बहुत ही गरीब लोग हैं। उस बुजुर्ग आदमी की पत्नी नहीं थी, उसकी मौत हो चुकी थी। उसका कोई बेटा भी नहीं था, सिर्फ 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत थी, जो भी उसे देखता अपनी आंखें झपकना भूल जाता था। उसकी शादी की उम्र भी हो चुकी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जो भी उसकी लड़की का रिश्ता मांगने उसके घर जाता, तो वह लोगों को धक्के मारकर घर से निकाल देता था। और वह अपनी बेटियों को लेकर बहुत ही सावधान रहा करता था। आज तक उसकी बेटियों को किसी ने दरवाजे पर भी खड़ा नहीं देखा था। वह हमेशा अपने घर का दरवाजा बंद करके रखता था। स्कूल कॉलेज के अलावा वो अपनी बेटियों को कहीं नहीं भेजता था। एक बार मेरी नजर उसकी बड़ी बेटी पर पड़ी थी, तो वह मुझे बहुत ही उदास लगी थी। मेरा दिल करता कि मैं उस लड़की से बात करूं, उससे दोस्ती करूं। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा कि मम्मी, मुझे लगता है कि मुझे पड़ोस वाली अनामिका से बात करनी चाहिए। उसका बाप उसे घर में कैद करके रखता है। वह बेचारी कितनी उदास रहती है। अगर मैं उसके साथ दोस्ती कर लूंगी तो कम से कम उसकी तन्हाई तो कुछ हद तक कम हो जाएगी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मुझे डांट दिया। कहने लगी, खबरदार, जो तुम उसके घर गई और उससे दोस्ती की तो यह लोग मुझे बहुत ही अजीब लगते हैं। कुछ लोगों ने इसकी बेटी का रिश्ता मांगा तो इसने उन्हें घर से निकाल दिया। किसी को भी अपने घर आने नहीं देता। मुझे तो कुछ गलत लगता है। मम्मी की बातें सुनकर मैं भी थोड़ा डर गई थी। मैंने आस पड़ोस में भी सुन रखा, लूंगी तो कम से कम उसकी तन्हाई तो कुछ हद तक कम हो जाएगी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मुझे डांट दिया। कहने लगी, खबरदार, जो तुम उसके घर गई और उससे दोस्ती की तो यह लोग मुझे बहुत ही अजीब लगते हैं। कुछ लोगों ने इसकी बेटी का रिश्ता मांगा तो इसने उन्हें घर से निकाल दिया। किसी को भी अपने घर आने नहीं देता। मुझे तो कुछ गलत लगता है। मम्मी की बातें सुनकर मैं भी थोड़ा डर गई थी। मैंने आस पड़ोस में भी सुन रखा था कि यह लोग बहुत ही अजीब हैं। पड़ोस वाली आंटी तो कहने लगी कि मुझे तो लगता है कि इन दोनों का बाप बेटी का रिश्ता है ही नहीं, इन दोनों का रिश्ता कुछ और ही है। नहीं तो खुद ही सोचो, कोई बाप अपनी जबान बेटी को इस तरह कैद करके क्यों रखेगा। हालांकि छोटी बेटी तो हर जगह आती जाती रहती है, बस बड़ी बेटी को ही कैद करके रखता है। आंटी की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी। आंटी फिर कहने लगी, अरे बेटा, जरूर उसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। मैं तो कहती हूँ तुम भी इन लोगों से दूर ही रहना। आजकल का जमाना बहुत खराब है, कह नहीं सकते, सगे रिश्तों पर भी विश्वास नहीं कर सकते। आंटी की बातें सुनकर अब मेरी उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने उन लोगों के बारे में जानना चाहती थी, उनसे मेलजोल बढ़ाना चाहती थी, जिससे कि मैं पता लगा सकूं कि आखिर अनामिका इतनी उदास और घर के अंदर बंद होकर क्यों रहती है। एक दिन मैं अनामिका के घर के सामने से गुजर रही थी, तो मुझे अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। मैं जल्दी से वहीं पर रुक गई, तो अंदर से किसी लड़की की जारो कतार रोने की आवाज आ रही थी। मैं एकदम से बहुत ज्यादा घबरा गई। मैंने बिना सोचे समझे जल्दी से गेट पर दस्तक दे दी। थोड़ी देर बाद वही बुजुर्ग आदमी दरवाजा खोलने आया था। मुझे देखते ही गुस्से से बोला, क्या बात है लड़की, क्या चाहिए तुम्हें। मैं पहले तो थोड़ा घबरा गई, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, अंकल, आपके घर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, इसलिए मुझे लगा कि कहीं आप लोगों को मदद की जरूरत हो। बुजुर्ग आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहने लगे कि लड़की, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है और अच्छा होगा तुम हमारे घरेलू मामलों से दूर ही रहो। हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। यह कहकर बुजुर्ग बाबा ने मेरे मुंह पर ही खटाक से दरवाजा बंद कर लिया। मुझे बहुत ही गुस्सा आया और हैरत भी हुई कि कैसा बदतमीज इंसान है। आखिर मैं उससे कुछ लेने तो नहीं गई थी, बस उसकी मदद करने ही तो गई थी। मैं घर वापस आ गई और अपनी माँ को यह सारी बातें बताई, तो मेरी माँ उल्टा मुझ पर गुस्सा करने लगी। कहने लगी
क्या जरूरत थी तुम्हें दूसरों के मामलों में दखल देना? मैंने तुम्हें पहले ही समझा रखा था कि उन लोगों से दूर रहना, फिर भी तुम्हारी दिमाग में बात नहीं जाती है। आने दो, तुम्हारे पापा को तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ कि बेकार की हमदर्दियाँ बटोरने की तुम्हारी बेटी की बहुत ही गलत आदत है। इसको छोड़ आओ, नहीं तो हम किसी मुसीबत में पड़ जाएगी। मम्मी की बात सुनकर मैं खामोश हो गई और अपने कमरे में चली आई, लेकिन मम्मी की इतनी नसीहतों के बाद भी मेरे ऊपर जरा भी असर नहीं हुआ था। मैंने दिल में पक्का फैसला कर लिया था कि मैं अनामिका से दोस्ती करके रहूंगी और उसके घर के क्या हालात है वह जानकर ही रहूंगी। क्या पता मैं उसकी कुछ ना कुछ मदद कर सकूं, उसकी जिंदगी में कुछ खुशियां ला सकूं। एक दिन मैं अपनी सहेली अंजलि के घर गई हुई थी। उसका घर उसी मोहल्ले में था। मैंने अंजलि से कहा, चलो ऊपर छत पर चलते हैं। अंजलि और मैं ऊपर छत पर आ गए। अनामिका और अंजलि का घर आपस में जुड़ा हुआ था। अंजलि की छत से अनामिका का आंगन साफ दिखाई देता था और यह देखकर मैं एकदम से खुश हो गई। मेरे चेहरे पर खुशी देखकर अंजलि मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगी। अंजलि बोली, तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? मैंने अंजलि को सारी बात बता दी। मैंने कहा कि अब मैं अनामिका से दोस्ती कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर अंजलि ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। कहने लगी, पागल लड़की, इस मामले से दूर रहो, वही ज्यादा अच्छा है। मैंने कहा कि इसमें अजीब क्या है, मैं तो बस अनामिका से दोस्ती करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि उसे हमारी मदद की जरूरत है। तुमने ध्यान नहीं दिया वो कितना उदास रहती है। हर समय उसकी आंखें लाल रहती हैं, जैसे वह रोती रहती हो। अंजलि कहने लगी, वही तो तुम्हें समझा रही हूँ। पागल लड़की, क्या पता वह दोनों बाप बेटी ना हो, पति पत्नी हो, और वह इसीलिए अपनी पत्नी को लोगों से छुपा कर रखता हो, जिससे कि लोग उस पर उंगली ना उठाए कि उसकी पत्नी कितनी कम उम्र की लड़की है, बिल्कुल उसकी बेटी लगती है और वह उसका बाप लगता है। इसलिए वह अनामिका को किसी से मिलने जुलने नहीं देता है। अंजलि की बात सुनकर मुझे कोई संतुष्टि नहीं हो रही थी। मैंने कहा कि नहीं अंजलि, मैंने उस लड़की को जोर जोर से एक बार रोते सुना था। मुझे लगता है जरूर यह लड़की किसी परेशानी में है। हमें इसकी मदद जरूर करनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, मैं इसको इतना उदास नहीं देख सकती। अंजलि मुझे समझाने लगी कि देखो, अगर हम इस मामले से दूर ही रहे वही ज्यादा अच्छा है। ऐसा ना हो हम किसी मुसीबत में फंस जाएं। अभी मैं और अंजलि यह बातें कर रहे थे कि अनामिका मुझे अपने आंगन में नजर आई। मैंने जल्दी से अंजलि को इशारा किया कि देखो, अनामिका अपने आंगन में कुछ काम कर रही है। यही अच्छा मौका है, हम उससे बात कर सकते हैं। अंजलि पहले तो मुझे समझाने लगी, लेकिन जब मैं नहीं मानी तो अंजलि गुस्से से वहाँ से चली गई कि तुम ही उससे बात करो, मुझे उस बुजुर्ग बाबा से अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। अंजलि के जाने के बाद मैंने अनामिका को इशारा किया। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसे लगा कि मैं उससे कुछ बात करने वाली हूँ, तो वह जल्दी से अंदर की तरफ जाने लगी। मैं बोली, अनामिका, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। कुछ सोचकर अनामिका ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर आ गई। मेरे पास आई तो मैंने उसे हेलो किया। मेरी हेलो का जवाब देकर उसने पूछा कि तुम मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहती हो। मैंने उसे कहा कि तुम मुझे बहुत ही दुखी लगती हो और तुम्हारी आंखें देखकर ऐसा लगता है कि तुम रोती रहती हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, इसलिए तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर उसने बहुत ही दुख भरे शब्दों में कहा, मेरी मदद करके क्यों तुम खुद को परेशान कर रही हो? मैंने हैरत से अनामिका को देखा। मैंने कहा कि किसी की मदद करके कोई परेशान नहीं होती, बल्कि उसे अंदर से बहुत खुशी मिलती है कि उसने किसी मजबूर की मदद की है, और ऊपर वाला भी इस बात से बहुत खुश होते हैं। मैं तुम्हारी मदद करके कोई परेशान नहीं होने वाली। तुम चाहो तो मुझसे हर तरह की बात शेयर कर सकती हो, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं किसी गैर इंसान को तुम्हारा राज नहीं बताऊंगी। मेरी बात सुनकर अनामिका हल्का सा मुस्कुरा दी, फिर बोली, मैं बहुत ही बदकिस्मत लड़की हूँ। कभी कभी लगता है कि पापा ने मुझे घर में कैद करके मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन अब लगता है कि पापा ने मुझे घर में कैद कर कर बहुत अच्छा किया है। मैं इसी काबिल हूँ, मेरी यही सजा होनी चाहिए। बल्कि यह कहना भी गलत नहीं होगा कि मुझे जीने का ही अधिकार नहीं है। अनामिका की बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई।
अनामिका तो पहेली बुझा रही थी, पर उसके पास समय बहुत कम था। उसका बाप किसी भी समय आ सकता था। तभी मुझे अंजलि की आवाज कानों में सुनाई दी। वह मुझे बुला रही थी, कह रही थी कि तुम्हारी मम्मी आई है, जल्दी से नीचे आ जाओ। मैं जल्दी से अनामिका को बाय बोल कर नीचे आ गई और मम्मी के साथ घर वापस चली गई। घर आकर भी मैं यही सोच रही थी कि आखिर अनामिका से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है जो वह खुद से ही नाराज है। मैंने सोचा कि मुझे अनामिका के घर जाकर ही उससे बात करनी चाहिए। जब उसका बाप घर पर नहीं होगा तभी मैं अंजलि के घर से होती हुई उसके घर चली जाया करूंगी। अगले दिन मैं फिर अंजलि के घर गई। मैंने छत पर जाकर देखा तो अनामिका आंगन में चारपाई डालकर बैठी हुई थी, लेकिन आज भी वह रो रही थी। उसकी सिसकियों की आवाज ऊपर छत तक आ रही थी। वह अपना पेट पकड़े बैठी हुई थी और ऐसे चिल्ला रही थी जैसे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने जल्दी से उसे आवाज दी। उसने मेरी तरफ देखा और इशारे से कहा कि वह ऊपर छत पर नहीं आ सकती। अगर तुम चाहो तो नीचे मेरे पास आ जाओ। मैं जल्दी से छत से होती हुई उसके पास आ गई। वह अब भी अपना पेट पकड़े बैठी हुई थी। मैंने उसे कहा, अनामिका तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? मेरी बात सुनकर उसके मुंह से बहुत ही मुश्किल से शब्द निकले थे, क्योंकि वह बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। उसने कहा कि हाँ, मेरे पेट में इस समय बहुत दर्द है और यह दर्द अब मेरी जान ले लेगी। उसके दुख भरे शब्द सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने उसे तसल्ली दी। मैंने कहा, अनामिका, दुनिया में हर दर्द का इलाज है। तुम मेरे ऊपर विश्वास करके तो देखो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। यूं अकेले घुट घुट कर जीने से कोई फायदा नहीं। मेरी बात सुनकर अनामिका रोते हुए बोली कि तुम मेरे लिए सिर्फ ऊपर वाला से प्रार्थना करना कि वह मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत ही बड़ा जुर्म किया है। मैंने अपने पापा का विश्वास तोड़ दिया है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने कौन सा जुर्म किया है तो वह जीते जी मर जाएंगे। मेरे पापा बहुत ही अच्छा इंसान है। आज तक उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। ऐसे नेक इंसान दुनिया में कम ही मिलते हैं। वह हम तीनों बहनों से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें हम पर बहुत ही गर्व है। लेकिन मुझ जैसी बदकिस्मत बेटी ऊपर वाला किसी को ना दे। तुम बस ऊपर वाला से प्रार्थना करना कि वह मुझे माफ कर दे और मेरे पापा को जिंदगी में इतनी खुशियाँ दे कि वह अपनी जिंदगी के बीते दुखों को भूल जाएं। मेरे पापा ने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं। अब तक उसके पेट का दर्द कुछ कम हो चुका था, क्योंकि मेरे आने से कुछ ही देर पहले उसने दवा खाई हुई थी, जिसका असर अब हो चुका था। अब वह थोड़ी ठीक लग रही थी। वह मुझे अंदर कमरे में लेकर चली आई। मुझे कुछ डर भी लग रहा था कि कहीं उसका बाप ना आ जाए या फिर मेरी माँ को पता चल गया कि मैं यहाँ अनामिका के घर आई हूँ तो वह पता नहीं मेरे साथ क्या सुलूक करेंगे। अनामिका का कमरा देखकर मैं दंग रह गई थी। उसकी अलमारी में बहुत ही महंगे महंगे कपड़े लटक रहे थे, आज तक नहीं देखे थे। वह लोग देखने में तो बहुत ही गरीब लगते थे, लेकिन अनामिका की जब अलमारी खुली और मेरे सामने अनामिका का जब सामान आया तो मैं दंग रह गई थी। हालांकि अनामिका यह महंगे कपड़े कभी नहीं पहनती थी। वह हमेशा बहुत ही सिंपल से सादा कपड़ों में रहती थी। मैंने अनामिका से कहा, जब तुम्हारे पास इतने सुंदर सुंदर और महंगे कपड़े हैं तो तुम यह पुराने से कपड़े क्यों पहने रखती हो? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर और भी ज्यादा दुख उभर आया था और कुछ ही देर में उसकी हिचकियां आने लगी थी। रोते हुए कहने लगी, इन कपड़ों को पहनकर मुझे खुद से नफरत होती है, दहशत होती है मुझे। यह कपड़े मुझे कांटों की तरह चुभते हैं, इसीलिए मैं यह कपड़े नहीं पहनती। तुम चाहो तो इनमें से कुछ सामान ले जा सकती हो, यह तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। मैं अनामिका का सामान लेकर नहीं आना चाहती थी, लेकिन जब उसने बहुत जिद की तो मैंने एक सूट उठा लिया। फिर अनामिका बोली, तुम इसे जरूर पहनना, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा और जब मैं मर जाऊं तो मुझे आखिरी बार देखने जरूर आना। अनामिका की बातें सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने उसके होठों पर उंगली रख दी और कहा, चुप करो अनामिका, ऐसी उदासी भरी बातें मत करो। अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है और तुम अभी से ऐसी बातें लेकर बैठ गई हो। तुम्हें कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या को दूर करने की कोशिश करूंगी। जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए।
ऊपर वाला सारा समय एक जैसा नहीं रखता। अगर ऊपर वाला ने दुख दिया है तो वह सुख भी जरूर देगा। बस ऊपर वाला पर भरोसा रखना चाहिए। मेरी बात सुनकर अनामिका खामोशी से नीचे फर्श को घूरती रहे। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। फिर थोड़ी देर बाद उठी और अलमारी को खोला, उसमें से एक लाल डायरी निकाली और बड़े से थैले में डालकर उसने मुझे वह डायरी थमा दी और बोली, जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो यह डायरी तुम मेरे पापा को दे देना। मुझे अनामिका की बातें बहुत ही ज्यादा हैरानी में डाल रही थी, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम था। मैं उससे और ज्यादा बातें नहीं कर सकती थी। तभी बाहर ही दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। मैंने जल्दी से सामान उठाया और ऊपर छत से होती हुई अंजलि की छत पर आ गई। मैं बहुत ही उत्सुकता से उस डायरी को देख रही थी। पता नहीं उस डायरी में ऐसा क्या था जो अनामिका ऐसी बातें कर रही थी। भला अनामिका के न रहने पर ही यह डायरी उसके पापा को क्यों मिलनी चाहिए? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मुझे अनामिका को लेकर डर लग रहा था। कहीं अनामिका की जान को खतरा तो नहीं है। मैं घर आई तो मेरी माँ ने मेरे हाथों में इतना महंगा सूट देखा तो हैरानी से पूछा, राधिका इतना महंगा सूट कहाँ से लाई हो? तुम तो घर से पैसे लेकर भी नहीं गई थी जो बाहर से खरीद कर ले आई। मैं अपनी माँ से कुछ भी छुपा नहीं सकती थी। वैसे भी आज तक मैंने अपनी माँ से कुछ नहीं छुपाया था, इसलिए मैंने अपनी माँ को सारी बातें बता दी। बस डायरी वाली बात छुपा ली। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने अपना सिर पीट लिया और गुस्से से बोली, राधिका मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम उस लड़की से दूर रहो, लेकिन तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? और आज तो तुम उसके घर तक पहुँच गई और उसने तुम्हें गिफ्ट भी दे दिया। और लड़की की बातें कितनी अजीब है। ऊपर वाला ना करे उसे कल को कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? अगर तुम उनके किसी मामले में फंस गई तो हम तो कहीं के ना रहेंगे। वो लड़की कितनी दुख भरी बातें करती है। उसे अपनी जिंदगी से कोई मोह नहीं है। उस लड़की की बातें सुनकर मेरा दिल घबरा रहा है। खबरदार जो कल से तुम उसके घर गई। मम्मी की बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैं मम्मी को समझाने लगी, मम्मी आप कितने खुदगर्ज हैं। वो लड़की किसी मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और आप हैं कि मुझे उससे मिलने देना नहीं चाहती। अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगी तो उसकी मदद करने मोहल्ले में कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर उस लड़की को कल कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मेरी माँ ने मुझ पर बहुत ही सख्ती से पाबंदी लगा दिया और मुझे उसके घर जाने से मना कर दिया। अब मैं बहुत पछताई कि मुझे अपनी माँ को यह सारी बातें नहीं बतानी चाहिए थी। कम से कम मैं अनामिका से मिल तो सकती थी और यह जान सकती थी कि अनामिका को क्या परेशानी है। ऐसे ही 3 दिन गुजर गए थे और फिर वह मुझे खबर मिल ही गई जिसकी मुझे आशंका थी। अनामिका के पेट में बहुत तेज दर्द उठा था और इसी तेज दर्द के चलते उसकी मौत हो गई थी। लेकिन यह बात सिर्फ मैं जानती थी कि अनामिका की मौत का जिम्मेदार उसके पेट का दर्द था। मोहल्ले वाले अजीब अजीब बातें बना रहे थे कि भला जवान लड़की इस तरह अचानक बिना किसी वजह के कैसे मर सकती है। जरूर उसकी मौत के पीछे उसका बूढ़ा बाप है। लेकिन मैंने अपने मुंह बंद कर लिए थे। मैंने किसी को अनामिका के बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन अनामिका के जाने का मुझे बहुत दुख हुआ। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी लड़की थी। लेकिन पता नहीं उसे ऐसा कौन सा रोग लग गया जिसने उसकी जान को लेकर ही छोड़ा। अनामिका की छोटी बहन और उसके बूढ़े पापा का रो रो कर बुरा हाल था। सब लोग अनामिका के बाप को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे थे। लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि अनामिका का बाप बेकसूर है, क्योंकि अनामिका ने मुझे बताया था कि उसके पापा बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अगर अनामिका के पापा उसे परेशान करते होते तो वह मुझे अपने पापा के बारे में कुछ ना कुछ जरूर बताती। लेकिन मोहल्ले वाले यही समझते थे कि जरूर कुछ बात है। अनामिका की मौत के पीछे यही बूढ़ा जिम्मेदार है। यही सब सोचते हुए सारे मोहल्ले वाले उस बूढ़े बाबा के घर इकट्ठे हो गए और उसे पूछताछ करने लगे। मेरे पापा भी गए थे। मेरे पापा ने पूछा, तुम्हारी बेटी जवान थी, शादी के लायक थी, फिर तुमने उसकी शादी क्यों नहीं की? चारों तरफ से बूढ़े बाबा पर सवालों की बौछार हो रही थी, लेकिन वह बेचारा जारो कतार रो रहा था।
कि मुझे नहीं पता मेरी बेटी को क्या हुआ था। उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। शादी के लिए वह खुद ही मना करती थी, इसलिए मैंने उसकी शादी नहीं की थी। जब इतने अच्छे अच्छे रिश्ते मेरी बेटी के लिए आते थे और वह उन्हें मना कर देती थी, तो मैं अपनी बेटी का सारा गुस्सा रिश्ता लाने वालों पर निकाल लेता था। क्योंकि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, मैं उससे कुछ कह नहीं सकता था। जब अनामिका के पापा बार बार कहने लगे कि अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, तो सब मोहल्ले वालों ने तय किया कि पुलिस को खबर देनी चाहिए और फिर पुलिस को खबर की गई। अनामिका के पापा ने सब मोहल्ले वालों के हाथ जोड़े कि मेरी बेटी की मौत नेचुरल थी, उसकी मौत के पीछे किसी का हाथ नहीं था। पुलिस आएगी तो मेरी बेटी का पोस्टमार्टम होगा, पर मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता। अगर आप लोग कहें तो मैं खुद पुलिस के पास जाने को तैयार हूँ और आप जैसा कहेंगे मैं पुलिस में जाकर कह लूँगा, लेकिन मेरी बेटी को कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत घसीटो। अब तो वह इस दुनिया में भी नहीं है, उसे चैन की मौत तो मर जाने दो। लेकिन मोहल्ले वालों ने अनामिका के पापा को समझाया कि जब तक आपकी बेटी का पोस्टमार्टम नहीं होगा, लोगों को पता कैसे चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई है। हो सकता है आप अपनी बेटी की मौत के जिम्मेदार ना हो, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार कोई और हो। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा कि अनामिका की मौत कैसे हुई थी, जिससे कि आपकी बेटी को इंसाफ मिल सकेगा। लेकिन अनामिका के पापा बार बार मना करते रहे और बार बार मना करने पर मोहल्ले वालों को और भी ज्यादा शक हो गया कि हो ना हो अनामिका की मौत का जिम्मेदार खुद उसका बाप है। खैर, अनामिका की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, ऊपर वाला ही जाने। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद अनामिका के पिता बहुत ही शांत थे। अब उसके आंसू थम चुके थे। पुलिस वालों ने अनामिका के पिता को बेकसूर ठहराकर उसे छोड़ दिया था। अनामिका के पिता ने बहुत ही शांति मन से अपनी बेटी का अंतिम संस्कार किया। मोहल्ले वाले हैरान थे कि आखिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसा क्या आया जो अनामिका के पिता इतने शांत थे और अब वह अपनी बेटी का मातम भी नहीं मना रहे थे। पुलिस वालों ने भी उसे निर्दोष साबित कर दिया था, लेकिन मैं बहुत बेचैन थी। मैं जानना चाहती थी कि अनामिका की मौत कैसे हुई थी। मेरा दिल कहता कि खुद जाकर अनामिका के पापा से पूछ कर आऊं, लेकिन उधर जाने के लिए मेरी मम्मी ने सख्ती से मना कर दिया था, इसलिए मन मार कर बैठी रही। और फिर अचानक ही अनामिका के पापा से बात करने का बहाना मिल गया। अनामिका दी गई मुझे वह लाल रंग की डायरी याद हो आई, जिसके लिए अनामिका ने कहा था कि मेरे मरने के बाद यह डायरी मेरे पापा को दे देना। मैंने जल्दी से वह डायरी ली और अनामिका के घर की तरफ चल दी। एक पल को ख्याल आया कि क्यों ना यह डायरी खोल कर पढ़ लूं, जरूर इसमें अनामिका की मौत का राज छुपा होगा। लेकिन फिर सोचा यह अनामिका की अमानत है और मुझे उसके पापा को दे देना चाहिए। मैं जैसे ही अनामिका के घर में पहुंची तो वहां पर गेट पर बड़ा सा ताला पड़ा हुआ था। पड़ोसियों ने बताया अनामिका के पापा तो यहाँ पर किराए पर रहते थे, अपना सामान लेकर यहाँ से चले गए हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर उन्होंने अपना मकान ले लिया है और खुद का कारोबार शुरू कर लिया है। अपनी छोटी बेटी का एडमिशन एक बहुत ही अच्छे स्कूल में करा दिया है। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। जो लोग कल तक इतने गरीब थे कि उन्होंने इस गरीब मोहल्ले में किराए पर मकान लिया हुआ था, आज वह बेटी के मरने के बाद इतना अमीर कैसे हो गया। मैं अपने कमरे में बैठे यही सोच रही थी कि डायरी खोल कर पढ़ लूं या नहीं पढ़ूं। वह लाल रंग की डायरी मेरे सामने पड़ी हुई थी और फिर मैंने फैसला कर ही लिया कि मुझे यह डायरी खोल कर पढ़ लेना चाहिए। जब अनामिका के पापा मुझे कभी मिलेंगे तो यह डायरी मैं उन्हें वापस कर दूंगी। और फिर जैसे ही मैंने डायरी पढ़ना शुरू किया वैसे वैसे मेरे होश उड़ते चले गए थे। डायरी में बहुत ही अजीबोगरीब बातें लिखी हुई थी। डायरी में लिखा हुआ था, पापा मुझे माफ कर देना, मैंने आपके विश्वास को तोड़ा है। जो पाप मुझसे हुआ है उसके बाद मैं आपके सामने सर उठाने के काबिल भी नहीं रही हूँ। पापा, आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं थी, कमी तो मेरे अंदर थी जो आपकी परवरिश को दागदार बना दिया। माँ के मरने के बाद आपने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला था, लेकिन मैं ही रास्ते से भटक गई थी।
कॉलेज में मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई। उसका नाम अजीत था। अजीत बहुत ही अमीर था, पूरे कॉलेज की जान था। लड़कियां उसके पीछे दीवानी थी, लेकिन वह मेरे पीछे आया था और मैं भी उसकी मोहब्बत हो गई। उसकी बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा बंगला और पैसे की चमक ने मुझे अंधा बना दिया। मुझे लगा कि वह मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। मैं उसके बड़े से बंगले में रानी बन के रहूंगी, लेकिन वह तो मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मुझसे अपनी हवस शांत करना चाहता था। मैं अजीत को अपना मसीहा समझती थी, लेकिन वह तो मसीहा नहीं बल्कि इंसान के रूप में छुपा एक भेड़िया था। मुझे अपने बड़े से बंगले में यह कहकर ले गया था कि शादी से पहले अपने घर को देख लो, जिस घर में मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। मैं भी खुशी खुशी उसके पीछे चली गई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह मुझे अपना बंगला दिखाने नहीं, मुझे वहाँ की रानी बनाने नहीं, बल्कि वह मेरी इज्जत रौंदने के लिए लेकर गया था। जिस समय मैं उसके बंगले पर पहुंची थी, पूरा बंगला सुनसान था। वह भूखे भेड़िए की तरह मुझ पर टूट पड़ा था। मेरी चीखें सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था, और जब वह अपने इरादों में कामयाब हो गया तो उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी। शर्ट के बटन लगाते हुए बोला था, पूरा कॉलेज तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना था, लेकिन मैंने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि मैं इस लड़की को हासिल करके रहेगा, और आज मैंने वह कर दिखाया है। फिर उसके बाद उसने मेरी तरफ एक हीरो की चैन फेंकी थी, यह कहकर यह तुम्हारी कीमत है, तुम चाहो तो आगे भी मुझे खुश कर सकती हो, मैं ऐसे ही कीमती उपहार तुम्हें भेंट करता रहूंगा। मैंने कहीं पर सुना था कि हीरा चाटने से मौत हो जाती है। मैं अपनी किस्मत पर खून के आंसू रो रही थी। जब मेरे पास मेरी अपनी इज्जत ही नहीं बची थी, तो फिर जीने का क्या मतलब था। मैंने वह हीरे की चैन पूरी की पूरी निगल ली। वह मेरे हलक के नीचे से कैसे उतरी मैं नहीं जानती। उस समय मुझे कुछ होश नहीं था। थोड़ी देर के बाद अजीत ने मुझे मेरे घर छोड़ दिया था, लेकिन अजीत के बंगले पर बीते वह कुछ पल मेरी जिंदगी में बोझ बनकर रह गए थे। मैं उन पलों को भूल नहीं पा रही थी। मेरे पेट में अब तेज दर्द रहने लगा था, लेकिन मैं यह दर्द, यह तकलीफ अकेले ही झेलती रही। मैंने अपने पापा को कुछ नहीं बताया। पापा मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर जाते, लेकिन मैं डॉक्टर को भी कुछ नहीं बताती थी। मैं धीरे धीरे मौत की तरफ जा रही थी, लेकिन पापा के सामने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करती। पापा चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन मैं शादी करके अब किसी का घर बर्बाद करना नहीं चाहती थी। मेरे पेट में हीरे की एक चैन है, उस चैन को बेचकर छोटी का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना, उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करना, उसे जिंदगी की सारी खुशियां देना, और मेरी यह कहानी मेरी छोटी बहन को जरूर सुनाना, जिससे कि मेरी तरह जिंदगी में वह कोई गलत फैसला ना ले। पापा जीते जी मैं आपके सामने सर उठाकर कैसे रहती, लेकिन मरने के बाद मैं आपको अपनी हकीकत बता रही हूँ। मेरे प्यारे पापा, मुझे माफ कर देना। अब तो आपकी बेटी मर गई है। जीते जी शायद आप मुझको माफ नहीं कर पाते, लेकिन मरने के बाद तो माफ कर ही सकते हैं। आपकी प्यारी बेटी अनामिका। अनामिका की यह दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू बह निकले थे। बाप बेटी की इज्जत पर आंच नहीं आने देता। बेटी की इज्जत के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है, लेकिन बेटी अपने बाप की इज्जत को चंद लम्हों में ही रौंद डालती है। किसी की मीठी बातों में आकर, किसी के बहकावे में आकर वह अपने बाप की इज्जत की परवाह नहीं करती। ऐसी बेटियों से बदकिस्मत बेटी और कौन होगी। जो भी बेटियां मेरी यह कहानी सुन रही है, इस कहानी से शिक्षा जरूर ले और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या मुझे यह डायरी अनामिका के पापा को देनी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर यह डायरी अनामिका के पापा पढ़ते हैं तो जीते जी मर जाएंगे। उन्हें अपनी बेटी पर बहुत ही नाज था। वह मान कुछ ही पलों में टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।